दोस्तों नमस्कार। 16 अप्रैल 2026 एक ऐसा डेट जिसके बारे में ये बोल सकते हैं कि यह आने वाले भविष्य को एक अलग नज़र से देखेगा। कहने का मतलब यह है कि यह पक्ष और विपक्ष यानी कि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है, यह दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत ही बड़ा और यादगार दिन की तरह से याद किया जाएगा। इसमें पक्ष के साथ ये एक समस्या हो गई कि जो इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन बिल जो यह ले करके आए थे, वो बिल जो था वो पास नहीं हो सका। और विपक्ष के लिए इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो पिछले 12 सालों से जो बीजेपी गवर्नमेंट और साथ में उसके घटक दल यानी कि एनडीए अलायंस जो अभी तक पिछले इतने लंबे वक्त से जो शासन कर रही थी यानी कि 12 सालों में, उन्होंने इस बिल को एक तरीके से पास होने से रोक दिया। यानी कि पहली बार ये 12 साल के इतिहास में हुआ है कि जहां पर मोदी सरकार ने अपने बिल को वो पास नहीं करा पाई है। सारी चीज़ें एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत हो गई। यानी कि अभी तक तो ये लग रहा था कि जो पक्ष है एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मजबूत कंडीशन में है, क्योंकि जितने भी बिल हो रहे थे 2014 के इलेक्शन के बाद, 2019 के इलेक्शन के बाद, लेकिन ये जब 2024 का जो इलेक्शन हुआ तो ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर हो गया, जहाँ पर कि बीजेपी 240 सीटों पर ही आकर के रुक गई। यानी कि जो बीजेपी पिछली बार लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर के आई थी, वो आकर के 240 पे स्टॉप हो गई। और इसके साथ साथ जो घटक दल थे, जिसमें कि टीडीपी है, जिसमें कि जदयू है और कुछ ऐसी पार्टियां जहां पर कि इन्होंने सपोर्ट दे करके इनकी सरकार बनाई। और इसी की वजह से ऐसा हुआ है कि जहां पर इनके जो बिल पास कराने की जो क्षमता थी वो कमज़ोर हो गई है। अब एक बार इसका गणित भी समझ लेते हैं कि जैसे लोकसभा में टोटल 543 सीटें होती हैं, 543 में जो अभी प्रेजेंटली जो सांसद हैं अभी टोटल वो 540, और यहाँ पर जो बिल पास कराने के लिए जो 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था, यानी कि 131वां संविधान संशोधन बिल, इसी के अंदर में वुमेन रिजर्वेशन बिल था। और उसको पास कराने के लिए इनको 2/3 मेजोरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग के अकॉर्डिंग चाहिए होता था। अगर 540 के अकॉर्डिंग देखें तो इनको 360 वोट्स की जरूरत थी, जो कि वहाँ पर जो 16 तारीख को जो इनका मतदान हुआ, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सामने रखा गया, साथ में इनके उसके साथ साथ 2 बिल और भी थे, जिसमें कि डिलिमिटेशन बिल था और इंडियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल था। तो यानी कि ये तीनों बिल जो साथ में लाए गए थे, इसमें इनकी जो वोटिंग हुई थी वो 360 चाहिए होती थी, लेकिन वहाँ पर भी इनके जो वोट पड़े थे वो 298, यानी कि 298 पक्ष में पड़े और जो विपक्ष में गए वो 230 वोट जो थे विपक्ष के पड़े। तो कहने का सेंस ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट जितने अच्छे तरीके से पूरे गाजे बाजे के साथ जो बिल लेकर के आई थी कि वुमेन रिजर्वेशन बिल, और जिसमें यह कहा गया था कि यह बिल नारी सशक्तिकरण को मजबूत करेगा, 33% का रिजर्वेशन संसद में हो जाएगा, विधानसभा में हो जाएगा, दिल्ली की विधानसभा में हो जाएगा। तो हम अब क्या बोल सकते हैं कि बिल क्यों फेल हुआ या फिर बिल जो था ये क्यों गिर गया? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन आ रहा था कि जो विपक्ष का अब कहना है कि जो बिल यह ऑलरेडी 2023 में पास हो चुका है। 2023 में टोटल 456 सांसदों ने वोट डाला था, जिसमें कि 454 वोट जो थे वो केवल और केवल पक्ष में गए थे। आप ये सोचिए कि उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट ही थी 2023 में, लेकिन वहाँ पर जब ये बिल जब ये वोटिंग हुई, वहाँ पर सीधे और सीधे 454 वोट, यानी कि केवल 2 सांसद जो थे वो भी, यानी कि AIMIM यानी कि अवैसीउद्दीन ओवैसी की पार्टी के 2 सांसद थे, खुद अवैसीउद्दीन ओवैसी भी थे और साथ में उनके एक और MP। यहाँ पर कहने का मतलब ये हो कि 2 जो केवल वोट थे वो एक तरीके से विपक्ष में गए थे, यानी कि उन्होंने अगेंस्ट में वोटिंग करी थी। यानी कि वुमेन रिजर्वेशन जो बिल था एक तरीके से वो पूरी तरीके से स्ट्रांगली पास हो गया था। और ये प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई कि जहाँ पर ये बिल जो था वो इंप्लीमेंट नहीं हो सका, यानी कि लागू नहीं हो सका। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल करके आती है, पक्ष यहाँ पर ये बोल रहा था, यानी कि जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने यह बोला था कि जब तक देश के अंदर में डिलिमिटेशन नहीं लगा देते तब तक हम इस वुमेन रिजर्वेशन का जो बिल है इसको हम 33% के रूप में हम प्रभावी नहीं करेंगे। और जो 2023 में जो बिल पास हुआ था तो वहाँ पर नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के नाम से जाना गया था, और इसमें ये सबसे बड़ा क्लॉज था कि 33% रिजर्वेशन जो था वो लेडीज़ को दे दिया जाएगा, लेकिन वो प्रभावी नहीं किया गया। प्रभावी करने के पीछे कंडीशन इसमें ये दिया गया था जो बीजेपी गवर्नमेंट थे कि अभी जो करेंटली जो एग्जिस्टिंग सीटें जो 543 हैं हम इसमें से नहीं देंगे। जब डिलिमिटेशन हो जाएगा और जब वहाँ पर जो सीटें बढ़ाई जाएंगी, एक रेशियो होगा जिसका कि लगभग ये माना जा रहा है कि वो 50% का रेशियो होगा कि जितनी करेंटली जितनी सीटें हैं उसमें 50% और अप ऐड कर देंगे, यानी कि जितनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी जितनी सीटें हैं उसमें सभी स्टेटों में वो 50% के अनुपात में बढ़ा दिया जाएगा। तो जो वहाँ पे 543 थी वो बढ़ करके 850 हो जाएंगे, इंक्लूडिंग इंडियन टेरिटरीज की। जो अगर 543 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये लगभग 181 सीटें जो थी लेडीज़ के लिए बैठ रही थी। तो ये वहाँ पर सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, हम अभी जो है इसमें से हम जो रिजर्वेशन हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था जो कि शायद गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया कि अगर हम अभी से रिजर्वेशन अगर दे देंगे तो जो हमारे एग्जिस्टिंग जो अभी MPs बैठे हुए हैं वो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि उसमें से मोस्टली ऐसे MPs होंगे जिनको कि अपनी ये सीटें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर
एक सबसे बड़ा पंगा यहाँ पर ये खड़ा हो गया। दूसरा इशू इसमें ये हो गया था कि गवर्नमेंट एक तरीके से एट ए टाइम इस चीज़ पे एक्शन नहीं लेना चाहते थे, कि उसने ये देखा कि बिल जब पास हो गया, लेकिन अब फिर इसमें क्या है कि बिल पास होने के बाद इसको लागू नहीं करना है, लागू करना है डिलिमिटेशन होने के बाद। यानी कि अब डिलिमिटेशन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि डिलिमिटेशन एक तरीके से क्या होता है कि ये परिसीमन विधेयक है। परिसीमन विधेयक में ये हो जाता है कि जितने भी हमारे इंडिया की जो पॉलिटिकल मैप है, पॉलिटिकल मतलब कि जो एक तरीके से जो एमपी का जो एरिया फिक्स्ड है, जो एमएलएज के लिए जो पार्टिकुलरली एरिया बनाए गए हैं, तो उसमें एक तरीके से थोड़ी चीज़ें जो होती कर्टेल हो जाएंगी। यानी कि जो अभी एमपी अगर एक तरीके से किसी भी जैसे यूपी जैसे बड़े स्टेट में या बिहार जैसे जो डेंसिटी वाले स्टेट हैं, तो यहाँ पर लगभग एक एमपी के ऊपर लगभग 35 से 40 लाख वोटर्स जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि उनके जो वोट्स होते हैं एक एमपी के पास जाते हैं, उसको कर्टेल करके वो लगभग 20 से 25 लाख के रेंज में लाए जाने की प्रावधान थे कि जो एक एमपी है उनके पास चूंकि एरिया बहुत बड़ा है तो उसमें प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे पाते, या फिर प्रॉपर तरीके से उसमें जितने भी डेवलपमेंट के वर्क हैं वो सारे प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते थे। इसलिए इसका जो एरिया है उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, या चूंकि अब पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो इसके रिगार्डिंग अब ये हुआ है इसमें सारी चीज़ें कि अब यहाँ पर जो था 2023 में लागू होने के बाद भी ये चीज़ें जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। अब क्या है कि 2026 में फिर से सरकार उसी बिल को लेके आई है जो कि ऑलरेडी पास हो चुका था, लेकिन इसमें क्या था कि इसका रंग रूप थोड़ा चेंज कर दिया गया था। पिछली बार केवल वुमेन रिजर्वेशन बिल था, जिसको कि कांग्रेस और दूसरी उसके जो विपक्ष की पार्टियां थी वो ये बोल रही थी कि जब बिल पास हो गया है तो आप इसको सीधे सीधे आप इंप्लीमेंट करें, लेकिन वहाँ पर सरकार ने मना कर दिया। अब 2026 में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो बिल लेकर के जो सरकार आई है, तो यहाँ पर फिर से वोटिंग कराई गई। यहाँ पर जो 540 सांसदों का जो स्ट्रेंथ था, जो कि अभी करंटली जो 540 सांसद है उसमें से 528 एमपी ही आ पाए, जिसमें से कि 12 एमपी जो थे वो वहाँ पे एब्सेंट हो गए। 528 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 2/3 जो मेजोरिटी चाहिए थी, यानी कि वहाँ पर लगभग ये 352 के आंकड़े को टच करना था, और यहाँ पर जो पक्ष की जो वोटें पड़ी थी वो 298 पर ही आकर के रुक गई थी। यानी कि 230 जो वोट्स थे वो विपक्ष की तरफ चले गए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जिसमें भी आर्टिकल 368 आता है तो वहाँ पर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से ये बिल पास नहीं हो सका, क्योंकि अब सीधे सीधे सरकार के अगेंस्ट में जो विपक्ष की पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस या फिर जितने भी दूसरे जैसे सपा हो गई या फिर आपका डीएमके हो गई, इस तरीके की पार्टी है, टीएमसी भी है, तो इस तरीके की जितनी भी पार्टी हैं वो सब यही बोल रही हैं कि जब अगर आपको इंप्लीमेंट करना था तो आप एट ए टाइम ही कर देना चाहिए था, यानी कि 2023 में लागू उसी टाइम कर दो। या तो अभी भी बोल रहे हैं कि अभी जो पिछली बार का जो बिल पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग आज आप 33% जो करेंटली जो एग्जिस्टिंग जितनी सीटें हैं 543 आप इस पे दे दो, लेकिन सरकार यहाँ पर इस बात को भी मना कर रही है। दूसरा इसमें विपक्ष का एक और मत है कि जैसे कि पिछली बार जब आपने बात करी थी उस समय क्लियर कट ये बातें हो गई, लेकिन अब क्या है कि जितनी भी इसमें सीटें जो भी हैं, अगर आप 850 के साथ में भी अगर करना चाहते हो तो आप इसमें ओबीसी कोटा को स्पेशली डिफाइन करो। ओबीसी कोटा का मतलब ये हो गया, जैसे नॉर्मल जगह पे आपने देखा होगा कि जिसमें कि प्रॉपर जो 27% का कोटा है जिसमें ओबीसी आते हैं, बाकी 15% का SC ST का कोटा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पार्टी बोल रही थी कि आप ओबीसी के कोटे को एग्जैक्टली आप डिफाइन करो कि आप उसमें क्या कहना चाहते हो, क्योंकि अगर 33% रिजर्वेशन होगा तो उसमें केवल और केवल स्वर्ण महिलाएं ही ऊपर आएंगी और बाकी जो उसमें ओबीसी या फिर जो लेडीज़ हैं उसमें नहीं आ पाएंगी। तो इसके पीछे अब तर्क यह दिया गया सरकार की तरफ से कि नहीं, अभी हम इसमें अभी सोच रहे हैं, पहले डिलिमिटेशन होगा, जातीय जनगणना होगी, उसके बाद की फिर ये आगे की बात है। तो अब हालांकि जातीय जनगणना अब जो है 2027 से अभी होनी स्टार्ट होगी और उसके बाद फिर ये लगभग उसका फाइनल होते होते रिजल्ट आते थे लगभग 2029 का इलेक्शन भी निकल जाएगा, उसके बाद 2030 या 31 तक ये हो सकता है कि फाइनल हो गया है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 2029 जो लोकसभा का चुनाव होना है वहाँ पर ये वुमेन रिजर्वेशन नहीं मिलना है, यानी कि जो 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है लेडीज़ के लिए वो नहीं मिलेगा। अब इसमें एक और पहलू सबसे बड़ा निकल करके आता है कि जिसमें दक्षिण के राज्य यानी कि साउथ इंडियन स्टेट्स, जिसमें कि तमिलनाडु सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली वो इसमें अपोज कर रहा है, जैसे केरल हो गया और आंध्रा हो गया, तेलंगाना हो गया, इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे कर्नाटका हो गया, यानी कि ये सभी राज्य जो है एक तरीके से कम्प्लीटली अपोज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो एक तरीके से जब डिलिमिटेशन की बात हो रही है तो वहाँ पर चूंकि उसका मेन बेसिस है कि पॉपुलेशन, यानी कि 1976 में जब ये डिलिमिटेशन की बात चली थी तो वहाँ पर उसका आधार बनाया गया था 1971 और उसके बाद ये फिर 2002 में फिर दोबारा डिलिमिटेशन की बात हुई थी जिसमें कि सीटें नहीं बढ़ाई गई थी, बस एरिया एक तरीके से बताया गया, डिलिमिटेशन का जो है उसकी मैपिंग कर दी गई। लेकिन वहाँ पर भी होने के बाद जब 1976 में 42वां संशोधन आयोग जब बनाया गया था तो वहाँ पर उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इसको बढ़ा करके 25 साल कर दिया। 25 साल के बाद ये फिर 2001-2002 में आया, जहाँ पर फिर वाजपेयी गवर्नमेंट जब थी तो इन्होंने भी फिर इसको इस बात को लेकर के नाराजगी जताई या फिर उन्होंने इस बात को क्लियर कर ये बोला कि
कि जो ये पॉपुलेशन का जो डिवीजन है नॉर्थ एंड साउथ में, ये एक बड़ा ही मुश्किल और क्रिटिकल फेज क्रिएट करेगा। तो इसकी वजह से उन्होंने भी फिर 25 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो जो 2001 में होना था वो 2026 तक आ गया। तो 2026 यानी कि 50 वर्ष लगभग इसी पीरियड में जो कि डिलिमिटेशन हुए बिना ही निकल गए। इसके पहले 2 और भी बने थे, यानी कि टोटल 4 बार डिलिमिटेशन जो कमेटी है बनी है। 1952, 1962, 1971-2 के टाइम पे हुई, लेकिन वो 76 तक चली गई। उसके बाद फिर 2001, यानी कि 4 बार बनी है। लेकिन अभी तक ये अब क्या है कि अब इसमें पॉलिटिकली सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग हो गई हैं। तो दक्षिण के राज्य अब क्या कहना चाहते हैं कि अगर पॉपुलेशन के रेशियो में क्या है कि यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर क्या है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है एज कम्पेयर टू साउथ के स्टेट से। तो अब साउथ के स्टेट्स यही इसमें क्लियर कट कर रहे हैं कि हमने एक तरीके से फैमिली प्लानिंग की पॉलिसी को अपनाया, हमने इसमें काफ़ी हद तक अपने यानी कि हम लाइफ को और प्लस चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें जबकि रिवॉर्ड मिलना चाहिए तो हमें उल्टा पनिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कम हो जाएगी। तो इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे 50% की अगर सीटें बढ़ती हैं तो सभी राज्यों में जितनी करेंटली या एग्जिस्टिंग जितनी भी सीटें हैं उस पर 50% लागू होगा। लेकिन इसमें दक्षिण के राज्य ये बोल रहे हैं कि 50% लागू तो हो रहा है, लेकिन इस बात की कोई वो एग्जैक्टली सीमा नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है वो नॉर्थ के स्टेट्स में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर यूपी है तो यूपी में अगर जो 80 सीटें भी लोकसभा की हैं, अगर वो बढ़ता है तो लगभग 120 के ऊपर ही जाएगा। वो 120 से मान के चल सकते हैं 140 के बीच में कहीं भी फॉल करेगा। तो यहाँ पर अब रेशियो क्या है कि पूरा का पूरा खेल बिगड़ गया है। जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट से इनका पार्टिसिपेशन 33% पे होता है, जो कि बढ़कर 36% हो जाएगा। उल्टा जो साउथ के स्टेट्स हैं जिनका पार्टिसिपेशन 24% के आसपास पे था, वो घट करके 20% के आसपास में आ गया, 20 से 21% के बीच में वो फॉल करेगा। तो अब आप ये देखिए कि जो स्टेट्स अच्छा खासा वो जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने पॉपुलेशन की जो पॉलिसी है उसको भी ध्यान रखा है। तो एक तरीके से उन्होंने एक जो कंट्री के फेवर में वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें उनको कहीं से उनको बेनिफिट नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो इसी वजह से डीएमके के जो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उन्होंने इसका काफ़ी पुरजोर विरोध भी किया, और उन्होंने साथ के साथ वहाँ पे काले कपड़े दिखाए, और प्लस उन्होंने इन नीतियों को जलाया भी। तो एक तरीके से साउथ में तो बहुत ज़्यादा इसका प्रोटेस्ट हो। तो अब इसमें क्या हुआ है कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये हमारा जो बिल था वो रिजर्वेशन बिल दोबारा ये पास नहीं हो पाया, ये बिल गिर गया, उन्होंने देश के नाम अपना एक संबोधन दिया, जिसमें कि जो ये पार्टियाँ थी, जिसमें कि 4 पार्टियों को उन्होंने विशेष रूप से नाम लिया, जिसमें कि कांग्रेस, टीएमसी, सपा एंड डीएमके, यानी कि जो 4 बड़ी पार्टियां थी जो कि कांग्रेस के साथ में अलायंस में हैं, जो कि अपोजिशन में हैं, इन पार्टियों का नाम लिया और बोला कि इन लोगों ने बिल्कुल भी मातृशक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से मतलब उन्होंने इन पार्टियों के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। अब एक तरीके से ये भी हुआ कि उसके साथ साथ इन्होंने पूरा पीछे का इतिहास उठा करके भी कई सारी चीज़ें बोली, जिसमें कि देश में डेवलपमेंट और कई सारी चीज़ें थी, जिसमें कि इन्होंने सीधा कांग्रेस के ऊपर अटैक किया। अब इसके अपोज में क्या हुआ था कि जैसे 17 को शाम में प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे प्रियंका गांधी और सुप्रिया श्रीनेत, जो कि कांग्रेस के 2 लीडर हैं, इन लोग फिर अपने खुद के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के आए, और उसमें इन्होंने अपने इस चीज़ को क्लियर कट उन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया, और उन्होंने उल्टा फिर बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में जितनी सारी चीज़ें थी जो लेडीज़ के साथ साथ जो पीछे कुछ गलत हुआ है उस चीज़ों के बारे में इन्होंने पूरा एक विस्तृत जानकारी भी दी। तो अब कहने का सेंस यही है कि जो चीज़ें हो रही हैं ये कहीं ना कहीं एक सही माहौल नहीं बन रहा है, जहाँ पर कि देश के नेता या फिर जो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक तरीके से वो अपनी एक उसमें लगे हुए हैं कि चूँकि पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि ये बहुत अच्छा था, विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ये डिलिमिटेशन अगर हो गया तो फिर ये सभी के लिए मुसीबत बन जाएगी, जहाँ पर कि जो इसकी मैपिंग की जाएगी वो एक अलग तरीके से हो जाएगी। तो मैपिंग क्या है कि जो रूलिंग पार्टी वो अपने फेवर में मैपिंग कराएगी कि कहाँ पर कितने सांसद है, कितना अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है तो कहाँ पर हिंदू, कहाँ पर मुस्लिम, और कहाँ पर अगर कास्ट का बेसिस है तो कास्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकती है। तो इस तरीके से उन्होंने एक पूरा जो था उन्होंने अपना पूरी बात बताई कि ये इसमें ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, और पक्ष जो है वो अपनी बातें रख रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के ये बहुत बड़ा धक्का है, ये देश के लिए सभी माताओं और बहनों के लिए एक बहुत ही गंभीर समस्या की तरह से निकल के आया कि उनको हम आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर हम देश में उनको हम मेन स्ट्रीम में हम लाने में पीछे रह रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब बीजेपी गवर्नमेंट अगर एक बार चूंकि बिल ये गिर गया है तो अब आगे फर्दर अब क्या होता है इसमें, कि क्या ये सच में बीजेपी नए तरीके से इलेक्शन के पहले क्या नए तरीके से बिल को लेकर के आएगी, या फिर अब ये देखने वाली भी बात होगी कि इस चीज़ को कैसे टैकल करती है। अगर उसको रिजर्वेशन देना है तो या तो 2023 के अकॉर्डिंग कर दे, या तो फिर अब अगले मतलब कि अब ये इलेक्शन खत्म होने के बाद ही फिर हो पाएगा, क्योंकि अब तो चूँकि विपक्ष भी बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, सारी चीज़ों से वो भली भांति परिचित हो चुका है। तो अब इस बिल को लग रहा है कि अब इस बिल को
नियर फ्यूचर में पास कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप अपने कमेंट और विचार हमें साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।